स्वागत है आपका हमारे विशेष एपिसोड राष्ट्रपति चुनाव 2022 में। इससे पूर्व जब हम भाग 5 में थे तो राष्ट्रपति जी के कार्य और अधिकार को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए थे। कहानी हमारी शुरू हुई राष्ट्रपति पद से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव कार्य अधिकार तक आ चुके हैं। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं भारत के इस पद को सुशोभित करने वाले महामहिमों की खास जिंदगी से जुड़ी जो कुछ खास बातें हैं उनके साथ। लेकिन इसके सफ़र की शुरुआत थोड़ा हम उल्टी गिनती से करेंगे, यानी काउंट डाउन जिसे कहते हैं ना, वहाँ से शुरू करेंगे। रामनाथ कोविंद जी से सफ़र शुरू होकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुँचेगा। एक बार हम नज़र डालते हैं भारत के राष्ट्रपति के ऊपर और काउंट डाउन यानी नीचे से, अर्थात अभी जो वर्तमान है इससे पीछे की ओर लौटते हैं। रामनाथ कोविंद जी, उनसे ठीक पहले श्री प्रणब मुखर्जी से ठीक पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, फिर उनसे पहले कोचेरिल रमन नारायणन और उनसे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनसे पहले आर वेंकटरमन, फिर ज्ञानी जैल सिंह, उनसे पहले अर्थात काउंटडाउन में ज्ञानी जैल सिंह आर वेंकटरमन के नीचे आते हैं, पहले आते हैं। ज्ञानी जैल सिंह से पहले थे जो पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हुए नीलम संजीवन रेड्डी, और उनसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद से पहले बीबी गिरी, उनसे पहले जाकिर हुसैन से पहले राधा कृष्णन और उनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कहानी शुरू होगी। आज हम शुरुआत करते हैं रामनाथ कोविंद जी से। रामनाथ कोविंद जी की खास बातें क्या रही है, इसको बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं कुमारी नैना। स्वागत है नैना आपका। नैना, रामनाथ कोविंद जी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त होने को है, तो शुरू करें रामनाथ कोविंद जी के बारे में। भारत के 14वें और वर्तमान के राष्ट्रपति, जो कि एक राजनीतिज्ञ भी हैं, जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के कानपुर जिले के परौख गांव में हुआ था जी। इनकी माता का नाम कलावती तथा इनके पिता का नाम माइकू लाल था, और इनकी जीवन संगनी जो है उनका नाम है सविता कोविंद इनकी धर्मपत्नी हैं जी। इन्होंने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल की है, और ये डिग्री इन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई। अर्थात कानपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद एलएलबी की डिग्री प्राप्त की जी। और अपने कैरियर में खास बात ये रहा नैना की, हालांकि इन्होंने तैयारी शुरू की थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की और लगातार प्रयास करते रहे। अपने तीसरे प्रयास में इनको सफलता भी मिली थी, लेकिन आईएएस का पद नहीं मिल पाया था, और फिर लंबे समय तक कानून के यानी एलएलबी यानी कैरियर के रूप में इन्होंने चयन किया वकालत। जी, आगे बढ़े। अब हम बताते हैं कि इनका जीवन एक बात बताते चलूं कि वकालत करते हुए इन्होंने 1977 से 1993 तक का सफर तय किया, अर्थात 16-17 वर्षों तक वकालत किया जी। अब उनका जीवन सांसद के तौर पर जो बीता उसके बारे में बताती हूँ। साल 1994 के अप्रैल में इन्हें यूपी के राज्यसभा सांसद नियुक्त किया। ध्यान में रखना है, संसद भवन में पहुंचते हैं उच्च सदन के सदस्य के रूप में। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, उसके सदस्य के रूप में 1994 में महामहिम वर्तमान की जो है पहली बार सदन में पहुंचते हैं, और अपनी कुशल कार्य क्षमता के बल पर इन्होंने इस साल लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद का पद हासिल किया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्य के कार्यकाल का, राज्यसभा अस्थायी सदन है इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, परंतु सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और अपनी कुशलता के कारण, अपनी योग्यता के कारण 2 लगातार टर्म में इन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनने का सौभाग्य पाया। और इस तरह राज्यसभा में इनका कार्यकाल कुल 12 वर्षों का था, यानी कि 1994 से लेकर 2006 तक 2 टर्म में पूरा किया। राज्यसभा सांसद के पद पर रहते हुए इन्होंने राज्यसभा के जिन विशिष्ट पदों पर कार्य किया उनमें से प्रमुख हैं अनुसूचित जाति और जनजाति पार्लियामेंट्री कमेटी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष रहे जी। उसके बाद है होम अफेयर्स पार्लियामेंट्री कमेटी जी। उसके बाद है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस
पार्लियामेंट्री कमेटी, जी, ये सब उनके प्रमुख पद थे। इसके साथ ही रामनाथ कोविंद 2015 ईस्वी में बिहार के राज्यपाल भी। बहुत बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि रामनाथ कोविंद जी, जिस समय श्री रामनाथ कोविंद जी बिहार के राज्यपाल थे, उसी समय 15 में ये राज्यपाल यहाँ नियुक्त किए जाते हैं और उसके बाद 17 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उन दिनों ये बिहार के राज्यपाल ही थे। यहीं से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा इनकी शुरू हुई थी। विपक्ष में 2017 ईस्वी में जब चुनाव हुआ तो विपक्षी कैंडिडेट के रूप में मीरा कुमार थी और मीरा कुमार को इन्होंने पराजित किया था। कितने मतों से कुल पराजित किया था? 7,02,044। ये मत उन्हें मिले थे या फिर इन्होंने? नहीं, इन्होंने मीरा कुमार को इतने मतों से पराजित किया था। और इतने बड़े मतों से, यानी मतों का फासला खास था। आदरणीय वर्तमान महामहिम जी का, जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है 24 जुलाई को। बहुत बहुत धन्यवाद नैना हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये थी नैना जो रामनाथ कोविंद जी के बारे में हमें बता रही थी। और जैसा कि हमने उनके पाया कि संसद भवन में 12 वर्ष व्यतीत किया है, उच्च सदन में। अब हम रामनाथ कोविंद जी से ठीक पहले आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति के रूप में थे। भारतीय राजनीति के इनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले प्रणब मुखर्जी की कहानी सुनते हैं। उनकी जीवनी के बारे में संक्षिप्त चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं कुमारी अनामिका को। स्वागत है अनामिका। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाल के वीरभूमि जिले के मीरात गांव के एक बंगाली परिवार में हुआ था। राजनीतिक में प्रवेश करने से पहले मुखर्जी ने देशर डाक मैगजीन में पत्रकार के रूप में, यानी पत्रकार के रूप में बंगाली पत्र था देशर डाक, है ना, उसके साथ इन्होंने एक पत्रकारिता के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया और उसके बाद राजनीति में आए। जी, आगे बढ़े। इन्होंने 1969 में राजनीतिक में कदम रखा और पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। यानी रामनाथ कोविंद जी के बारे में भी हमने देखा कि उन्होंने सफर की शुरुआत की थी लोग राज्यसभा से, और आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी का भी जो सफर शुरू हुआ था 1969 ईस्वी में, वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही चुने जाते हैं और फिर आगे लगातार राज्यसभा के ही सदस्य लगभग वो बने रहते हैं। जी, मुखर्जी 5 बार संसद के उच्च सदन के सदस्य रहे। जी, ध्यान देने योग्य बात है कि 5 बार राज्यसभा के सदस्य बनकर के सदन में पहुंचे। सन 1973 में मुखर्जी पहली बार केंद्रीय मंत्री बने। इन्होंने 1973 से 1974 में इंदिरा सरकार में वन उद्योग मंत्री रहे। जी, जहाज रानी एवं परिवहन, इस्पात एवं उद्योग उप मंत्री और वित्त मंत्री रहे। ध्यान देने योग्य बात है, विशेष रूप से इन्होंने जिस मंत्री पद पे कार्य किया वो वित्त मंत्री का पद था। और खास बात थी, श्रीमती इंदिरा गांधी के भी सरकार में रहे, राजीव गांधी की भी सरकार में रहे, और जब नरसिम्हा राव की सरकार बना था 1991 से 96 के बीच में, उसमें भी प्रणोदा थे। और बाद में चल करके ये जब सरकार बनी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली, उसमें भी रहे। कई प्रधानमंत्री के समय में ये मंत्री बने। जी, 1980 में इन्हें राज्यसभा में कांग्रेस का नेता और 1985 तक राज्यसभा में संसद के नेता रहे। जी, 1980 से 1985 तक देखा जाए तो ये राज्यसभा में सदन के नेता थे। जी, 1982 में प्रणब दा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत के वित्त मंत्री बने। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ये संसद बने। 8 साल तक लोकसभा में सदन के नेता रहे और राजनीतिक। जी, ध्यान देने जो बात है, 2004 से 4 वाला जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी इन्होंने जीत हासिल की, फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में भी, और इस प्रकार से 2004 में पहली बार निम्न सदन में गए, जिसे हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं, उसमें प्रणोदा सांसद बन करके पहुँचे। राजनीतिक कार्यों में प्रणब मुखर्जी 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री, 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री, 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री,
2006 से 2009 तक पुनः विदेश मंत्री रहे। 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री मुखर्जी ने 1991 में केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया, उन्हें आज भी गाडगिल मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 31 अगस्त था वह दिन था वर्ष 2020 का, जब आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत हो गए और इस धारा से उन्होंने अपनी कहानी समाप्त कर ली। नारा पर की कहानी प्रणोदा की खत्म हो गई है, लेकिन उनकी कृतियों की कहानी सलामत रहेगी और भारतवर्ष उनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम प्रणब मुखर्जी के बाद जो आते हैं अगले, जो नीचे की ओर जब हम कदम डालेंगे तो मिलेंगे तीसरे पायदान पे, पीछे से तीसरे पायदान पे मिलेंगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत के पहले महिला महामहिम। जी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। यह टेबल टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी भी थी। जी, खास बात है, देखिए टेबल टेनिस की खिलाड़ी भी थी। ध्यान में रखना है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी है, यही केवल खास बात नहीं थी, टेबल टेनिस की खिलाड़ी भी थी। हाँ, टेबल टेनिस के खिलाड़ी में इन्होंने अपने संस्था का नाम भी रोशन किया। ये 1962 में कॉलेज क्वीन के नाम से भी जानी जा चुकी थी। वाह, क्या बात है। कॉलेज क्वीन के नाम से टेबल टेनिस के कारण, या फिर कॉलेज क्वीन के नाम से अपनी सुंदरता के कारण? टेबल टेनिस के कारण। जी, कॉलेज। जी, राजनीतिक सफर इनका, साड़ी और बड़ी सी बिंदी लगाने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1962 में उन्होंने एक एदलाबाद क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव जीतकर किया। सन 1962 से 1985 तक 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को सुशोभित किया। जी, यानी खास बात है कि इन्होंने महाराष्ट्र के लंबे समय तक कई मंत्री पद पर रही। आगे इनकी नियुक्ति 2004 में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में हुई। राजस्थान की राज्यपाल भी रही। जी, 2007 में इन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाली। इन्होंने महिला के कल्याण के लिए मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना करवाई और ग्रामीण युवा के लाभ हेतु जलगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका। क्रम के अनुसार देखिए, ऊपर से नीचे पर हम बात करें तो 14वें में कोविंद जी थे, 13वें में प्रणब मुखर्जी थे, 12वें में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और जैसा जिक्र किया गया कि वो टेबल टेनिस की प्लेयर थी। महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत, महाराष्ट्र में जो सरकार है बनती है राज्य सरकार, उसमें 1962 से लेकर के 1950 ईस्वी तक कई मंत्री पद को सुशोभित किया। और ये कहानी हम सुन रहे थे अनामिका के साथ। आगे कहानी है भारत के एक महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति की। जब मैं वैज्ञानिक राष्ट्रपति की ओर इशारा कर रहा होऊंगा तो हमारे प्रबुद्ध श्रोता समझ गए होंगे कि ऊपर से, यानी काउंट डाउन में चौथे नंबर पर, ऊपर से देखा जाए क्रम से 11वें नंबर पर आप हैं APJ अब्दुल कलाम। और स्वागत है कहानी कहने के लिए। क्रांति को हम आवाज देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके परमाणु और मिसाइल क्षेत्र में योगदान के कारण इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखना है, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए वो बालक जो कभी रामेश्वरम में नाव पर, जो व्यक्ति रामेश्वरम में मंदिर के दर्शन करने जाते थे उसकी यात्रा कराता था, एक दिन भारत का महान वैज्ञानिक बनता है। और महान वैज्ञानिक बनने के साथ साथ उन्होंने भारत को बहुत ही
खास करके सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूती प्रदान किया। भारत सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा, उनका ऋणी रहेगा। जी। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। वर्ष 1962 में डॉक्टर APJ अबुल कलाम इसरो आ गए और वहां पर इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में आगमन होता है 1962 ईस्वी में, और उसके बाद वहाँ से जब सफ़र शुरू होता है तो अनेक उपलब्धियाँ इनके साथ जुड़ती है। साराभाई के साथ इनके बहुत अच्छे अनुभूति रही है, जिसकी चर्चा कभी हम फिर बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सुनते हैं उनके प्रमुख योगदानों को। परियोजना निर्देशक के पद पर रहते हुए इन्होंने भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। 1980 ईस्वी में जब रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के कक्ष में स्थापित किया गया था, तो उस समय यह यानी कि APJ कलाम इसरो के योजना आयोग के प्रबंध निदेशक थे। इसरो की योजना हमने बात की, इसरो के इसके थ्रू वर्ष 1963 से 64 में अबुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा का भी दौरा किया था। जी, नासा के लिए भी का दौरा किया, वहाँ की भी अनुभूति प्राप्त की। डॉक्टर APJ अबुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। खास बात यह है कि भारत के ऐसे राष्ट्रपति में ये शुमार हैं जिन्हें देश रत्न भारत रत्न की उपाधि दी गई, भारत रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, ये भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित तब हो चुके थे जब वो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। जी। 25 जुलाई 2002 को अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को हराकर 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर APJ कलाम जी का निधन 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हो गया था। बहुत धन्यवाद क्रांति। और एक बड़ी बात यह है, जिस समय दिल का दौरा पड़ा उससे पहले वह अपने दौरा पर थे। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षा प्रेमी, अपने जीवन के अंतिम समय में भी वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस असेंबली को संबोधित कर रहे थे जो विद्यार्थियों की थी, जो शिक्षाविदों की थी, और उसको संबोधित करते हुए करते यूँ समझ लें जिंदगी की शाम भी हो रही थी तो देश के कुछ काम कर रहे थे। ऐसे राष्ट्रपति को शत नमन करते हैं हम। और हमारा जो यह राष्ट्रपति चुनाव के बहाने जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख घटनाएं हैं, इसको जो जानने का सफ़र है, इसमें आज हम आपके बीच उपस्थित हैं भाग 6 में राष्ट्रपति जी के यानी राष्ट्रपतियों से जुड़े हुए जो खास बातें रही उसके साथ इसी कड़ी में हम एक और इस एपिसोड में एक के बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद हम शेष राष्ट्रपति की कहानी के साथ अगले एपिसोड में उपस्थित होंगे। लेकिन हम एक और सुनते हैं, जब APJ कलाम से पहले की बात की जाएगी तो भारत के पहले अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति परम विद्वान कोचेरिल रमन नारायणन का नाम आता है, जिनके साथ हमारे बीच में है फिर एक बार क्रांति। KR नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति। इनका पूरा नाम कोचेरिल रामन नारायणन था। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को त्रावणकोर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, में हुआ था। KR नारायणन ने 1944 से 45 के बीच द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारों में काम किया। इसी दौरान इन्होंने महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया। यानी खास बात है कि KR नारायणन ने द हिंदू के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते हुए भारत के राष्ट्रपिता का इंटरव्यू लिया था। तब शायद वो नहीं जानते होंगे कि आज राष्ट्रपिता का इंटरव्यू ले रहा हूँ और एक दिन राष्ट्रपति बनूंगा। जी। वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी ने KR नारायणन को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया। 1980 में भारत के राजदूत पद को भी सुशोभित किया संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए। और जैसे म्यांमार, जापान, ब्रिटेन और वियतनाम जैसे देशों में भी उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में काम किया। यानी कई देशों में राजदूत बने हैं KR नारायणन।
वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी के अनुरोध पर नारायणन ने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और 1984, 89 और 1991 में केरल के ओट्टापल निर्वाचन क्षेत्र से सांसद में 3 बार चुने गए। केरल के ओट्टापल से 3 बार संसद के निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रतिनिधि सदन जिसे लोकसभा कहते हैं में क्रमशः 84, 89 और 91। 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी के निधन के बाद चुनाव हुए। 1989 वो चुनाव वर्ष था जब बोफोर्स तोप सौदे के कारण कांग्रेस की सरकार चली गई थी, और 1991 वह चुनाव वर्ष था जिसमें राजीव गांधी तमिलनाडु के एक सभा को, राजनीतिक सभा को जो श्री पेरुम्बदूर में थी, उसको संबोधित कर रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये तीनों बार सांसद बन करके संसद भवन में पहुंचे थे कोचेरी लमन नारायणन जी। KR नारायणन राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में भी सेवा दी जी। 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री BPC के कार्यकाल के दौरान इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और बाद में चल करके उपराष्ट्रपति से एक परंपरा सी बन गई थी। उपराष्ट्रपति के बाद प्रायः लोग राष्ट्रपति हो जाते थे। मैंने कहा परंपरा सी बन गई थी, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है। बहुत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे। जब इनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ तो वह वर्ष 1997 का 25 जुलाई था, जिस दिन इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 1997 में राष्ट्रपति बने। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति, आपने KR नारायणन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की। 97 से 2002 ईस्वी तक राष्ट्रपति रहे, फिर सेवानिवृत्त हुए और इनकी सेवा निवृत्ति के बाद ये अपने इस धरती को भी, यानी इस धरती पर से भी इनकी सेवा खत्म हो चुकी है। 9 नवंबर 2005 ईस्वी को उनका निधन हुआ। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम अपने सहयोगियों के प्रति और नमन करते हैं हम KR नारायणन जी को। और जैसा हमने जिक्र किया था कि KR नारायणन अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब अगले एपिसोड में हम आपके बीच में उपस्थित होंगे तो कहानी होगी शेष बचे राष्ट्रपति की। अभी जो कहानी थी हमने नीचे से शुरू किया था, रामनाथ कोविंद जी से शुरू कर KR नारायणन पर समाप्त किया। हमारे साथ यूं ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।